विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ इस दौरान जहां कोरोना के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में खाली पड़े पदों को भरने की भी चर्चाएं की जा रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए दिल्ली से अपना ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी छोटे दलों से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश में जुट चुकी है। योगी को मिला नाराजगी का इलाज, छोटे दलों को एकजुट करेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी विधायकों और सांसदों की जो नाराजगी है, उसका इलाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल चुका है। और इस पर और भी चर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होनी है। लेकिन छोटे दलों को साधने की कोशिश में बीजेपी अभी से जुट चुकी है। यही वजह है कि बीते रोज अमित शाह से मुलाकात के लिए अपना दल सोनेवाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष सिंह पटेल के लिए मंत्रिमंडल में जगह मांगी है। तो वहीं इसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और अगर विस्तार होता है तो फिर एमएलसी ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद को बीजेपी कैसे सेट करती है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। न्यूज डेस्क एएनबी न्यूज। महत्वपूर्ण आज दूसरा दिन योगी सरकार के, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन था। यहाँ पर उन्होंने कई बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बीते रोज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात की है। आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग तरह की गर्म जो चर्चा है वो चल रही है। आपको बता दें कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ जरूर आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे होंगे। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। आपको यह भी बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पर अभी भी करीब आधे घंटे से इस मुलाकात का दौर जारी है। इसके साथ आपको यह भी बताते चले कि सभी की नजरें इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली पर सटी हुई है, टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं और उन तैयारियों के बीच में आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात चल रही है। बीते रोज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। ए.के. शर्मा की एंट्री के साथ ही जितिन प्रसाद जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, माना यह जा रहा है कि संघ ने इसको लेकर हल निकालने की बात कही है, समाधान करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि 22 में किसी तरह का नुकसान ना होने पाए, इसलिए ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए तमाम तरह के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ए.के. शर्मा का समीकरण था, जिन्हें वीआरएस दिलवाने के बाद उनको लाया जाता है और उसके बाद एमएलसी बनाया जाता है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें, ए.के. शर्मा के साथ ही अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके साथ ही एक बार फिर से ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में जो बीजेपी ने समीकरण तैयार किए हैं, उसमें सफलता हाथ लगती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में खबरें ये भी हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ए.के. शर्मा और साथ में जितिन प्रसाद के बीच में अभी बात नहीं बन पा रही है। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया ਉਹਨੂੰ भी टेस्ट करो और फिर ਜਿਹੜੇ कोविड पॉजिटिव ने
ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि सभी की नजरें इस वक्त जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर टिकी है और कुछ ही देर में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जल्द ही मुलाकात खत्म हो सकती है। लेकिन साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी, लगातार बीते रोज से सभी की नजरें थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। आखिरकार दिल्ली के इस दौरे का क्या नतीजा निकलेगा, और इसके साथ ही उन्होंने बीते रोज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज की हम बात करें तो आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात खत्म करने के बाद वो सीधा जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंचे और वहां पर अभी करीब आधे घंटे के जो सिलसिला है, आधे घंटे का चर्चा का, वो लगातार जारी है। आधे घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो चर्चा चल रही है, मुलाकात का दौर है, वो जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चाहे उनमें आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर मौजूदा जो स्थिति कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में रही है उसको लेकर हो। और ऐसे में सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे संवाददाता हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से। राजीव, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बीजेपी के हेडक्वार्टर पर क्या कुछ हलचल है? जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करीब आधे घंटे से जारी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से यूपी की, तो यूपी के अंदर जो सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर भी नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जाती है कि यूपी की बागडोर कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में रहे। मगर बात करें जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जो है वो पीएम से मिले और मिलने के बाद में लगभग 11 बजे करीब बैठक स्टार्ट हुई और 12:15 बजे करीब बैठक खत्म हुई है। मगर जिस तरीके से अब जेपी नड्डा के साथ बैठक चल रही है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को काफी कंट्रोल करनी जा रही है, कोशिश की जा रही है। मगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति के अंदर लगातार गर्मा नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से जेपी नड्डा के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं यूपी के अंदर बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो 2022 के अंदर विधानसभा के चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की बैठक बिल्कुल होना लाजमी थी। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया था कि वो बैठक करने जाएंगे दिल्ली के अंदर। मगर जिस तरीके से कल वो आए हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी हलचल महसूस होती रही है। मगर जहां बात करें, हम यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम कह सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत जो है वो गरमाती नजर आ रही है और मीडिया कहीं ना कहीं हर तरीके से गौर करती नजर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा जी क्या बैठक के अंदर क्या रणनीति बनाते हैं और कितने बड़े लगाए जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली, ये मुलाकात चली। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी, लेकिन वहां पर क्या खबरें सामने आ रही हैं? क्या किसी तरह की कोई जानकारी निकली है कि किन मुद्दों को लेकर ये चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें अभी जानकारी की सूत्र के साथ जरूर जानकारी मिल पा रही है कि ये जरूर पता लग रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर, यूपी के मंत्रिमंडल के अंदर बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा सकती है और ज्यादा फेरबदल किए जाए ताकि 2022 के जो चुनाव है विधानसभा के वो कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में आ सके। जी, लेकिन राजीव, अफवाहें कहें या फिर खबरें कहें, दावे कहें, यह भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी में किसी तरह की नाराजगी है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं आलाकमान से बातचीत करने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी जरूर है और यही नाराजगी शायद दूर करने के लिए भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के अंदर जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाए। मगर अभी ये अटकलें हैं, अभी स्पष्ट नहीं है। मगर जिस तरीके से जेपी नड्डा के साथ जो बैठक चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अंदर कितने बड़े फेरबदल किए गए हैं या फिर 2022 के जो चुनाव होंगे उसके लिए मद्देनजर रखते हुए किस तरीके के बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जी, लेकिन राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि बीजेपी लगातार योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर चुप्पी साधती नजर आ रही है। आज आपने भी बातचीत करने की कोशिश की, जब जेपी नड्डा के आवास पर योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या वजह नजर आती है कि अभी बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए क्यों है? क्या वजह इसकी हो सकती है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब पीएम हाउस से बाहर निकले थे, यानी कि प्रधानमंत्री से मिलकर बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं मीडिया ने उन्होंने कोशिश करी जरूर बात करने की, मगर हमने भी बात करने की कोशिश करी, मगर उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे अंदर की हालचाल पता लग सके। मगर जिस तरीके से अब बैठक चल रही है जेपी नड्डा के साथ, उससे साफ जाहिर कहीं ना कहीं बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। मगर देखना होगा कि 2022 के लिए कितनी बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। जी, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में इस मुलाकात का, इस चर्चा का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं केंद्र लेवल के, वहां पर क्या कोई असर देखने को मिल रहा है? मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी बने हुए हैं। राजीव, अगर वहां की हलचल की हम बात करें, केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है इस मुलाकात के बाद? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर उठापटक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे और कहीं ना कहीं पीएम से मुलाकात की, अमित शाह से भी मुलाकात की और अब जेपी नड्डा से मुलाकात की जा रही, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं यूपी की जो बागडोर है उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक 2022 के लिए बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से भाजपा की जो बागडोर है वो भाजपा के हाथों में रहे, कि यही और ना जाए। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है, बड़े बड़े चेहरे सामने नजर आ रहे हैं और लगता है कि यूपी की बागडोर के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जी, केंद्र मंत्रिमंडल की हम बात करें तो वहां पर भी किसी तरह का कोई बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबरें ऐसी आई हैं। उनका जो खबरें हैं वो ये है कि जितिन प्रसाद को शामिल किया गया है, तो उनको भी कोई मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, चाहे उत्तर प्रदेश में मिले या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जरूर इनके बीच में कोई तो डील हुई होगी। क्या इसको लेकर कोई खबर है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर बड़ा फेरबदल जरूर किया जा रहा है, मगर लगातार कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के अंदर जो शामिल किए जा रहे हैं जिन लोगों को, या फिर जिन लोगों को शामिल करना है, ये अभी रणनीति बनाई जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी की जो सरगर्मी है वो बिल्कुल बढ़ चुकी है। मगर बात करें जिस तरीके से रणनीति भी बनाई जा रही है, मगर देखना होगा जेपी नड्डा के द्वारा किन बड़ी नीतियों को बनाया जा सकता है या फिर कितने बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। मगर ये स्पष्ट है मंत्रिमंडल के अंदर, यूपी की मंत्रिमंडल के अंदर बड़े फेरबदल जो होना लाजमी है। जी, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि राजीव, कार्यकर्ताओं पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, हमने देखा कि सुबह भी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सदन के बाहर पहुंच गए, वो वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने समर्थन की बात कही कि योगी आदित्यनाथ के साथ वो खड़े हैं। इस पर मैं कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
असरता। शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, कार्यकर्ताओं पर इस मुलाकात का क्या असर देखने को मिल रहा है? सुबह की हम बात करें, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सदन के बाहर दिखा रहे थे, अलग तरह की नारेबाजी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होने के दावे कर रहे थे। इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, तो वहां पर कार्यकर्ताओं का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरह की बात करें हिंदू वाहिनी की, तो कहीं ना कहीं हिंदू वाहिनी के लिए लोग जो थे वो कहीं ना कहीं यूपी सदन के बाहर जरूर दिखे, मगर लगातार कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो बागडोर चल रही है या फिर यह जिस सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं आप देखने को होगा कि किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें हिंदू वाहिनी की, तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि वो अपना समर्थन यूपी सरकार को यानी कि योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए हैं। मगर जिस तरीके से बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल दिल्ली के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कि जेपी नड्डा के साथ बैठक भी चल रही है और बैठक के अंदर बड़े फेरबदल जरूर किए सकते हैं और बड़ी रणनीति भी बनाई जा सकती है। मगर देखना है कि 2022 के लिए कितनी बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है और मंत्रिमंडल के अंदर कितने बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। जी, मिशन की तैयारी कर रही है, विपक्ष भी हमलावर है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजल ठाकुर, अब दिल्ली में हलचल तेज है, बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रहा है? आधे घंटा का करीब वक्त बीत चुका है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का, क्या कुछ उसके मायने निकाले जा रहे हैं? काजल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजीव, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा, एक बात और समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि इन तमाम गतिविधियों के साथ में उत्तर प्रदेश की खासतौर पर राजनीति जो है, क्या बदलाव नजर आ सकते हैं उसमें? किस तरह की तस्वीर आ सकती है? AK शर्मा के शामिल होने की बातें चल रही है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। MLC वो पहले ही बन चुके हैं। दूसरी जितिन प्रसाद की हम बात करें, उन्हें भी जगह देने की बात चल रही है मंत्रिमंडल में। और सीधे तौर पर ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने की एक कवायद जो है बीजेपी के द्वारा, वो कोशिश लगातार जारी है। विपक्ष लगातार ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार को जताने की कोशिश कर रहा था। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी जो छवि थी योगी सरकार की, जो आरोप थे, वो अब धूमिल होते हुए नजर आ सकते हैं? कि यूपी के अंदर बड़े फेरबदल किए जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा जो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर अपनी पहचान बना सकते हैं। बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण के लिए जिस तरीके से जितेंद्र की बात करें, तो जितेंद्र के लिए भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के अंदर बिल्कुल शामिल करने की जगह बनाई गई है और लगातार कहीं ना कहीं अब रणनीति बनाई जाएगी कि यूपी के अंदर भाजपा की सत्ता किस तरीके से बनेगी। मगर जिस तरीके से आज बैठक चल रही है, बैठक के अंदर बड़े फेरबदल होना लाजमी है और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा बड़े फैसले ले सकते हैं। मगर देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा कितने बड़े फैसले लेते हैं और जो सुबह की जो मुलाकात थी पीएम के साथ, वो किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं। ये जी। और राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आधा घंटा करीब से और बल्कि ज्यादा होने लगा है वक्त, और ऐसे में अभी भी जो मुलाकात का सिलसिला है वो जारी है। उन मुलाकातों का इसका अगर हम मतलब निकालने की कोशिश करें, क्या मायने निकलते हैं इस मुलाकात के? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सुबह की बैठक की, यानी कि जो पीएम के साथ बैठक हुई थी, यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ योगी की, तो वो कहीं ना कहीं बड़े फेरबदल के लिए बिल्कुल कहा जा रहा था कि बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। मगर देखना है कि जेपी नड्डा के साथ कितने जो बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं, यानी कि जेपी नड्डा किस तरीके की रणनीति बनाते हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ। मगर अभी भी भाजपा कार्यालय के अंदर प्रेस वार्ता चल रही है और उसके अंदर कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि बड़े फेरबदल जरूर किए गए योगी की यूपी सरकार के अंदर। और देखना होगा कि 2022 के लिए भाजपा कितनी बड़ी तैयारी करती है, क्योंकि जिस तरीके से जितेंद्र प्रसाद का नाम लिया गया है, यहाँ तक मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करने की वो कोशिश की गई है, तो साफ जाहिर है कि बड़े फेरबदल होना लाजमी है। मगर देखना होगा सियासत किस तरफ जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सभी की नजरें इस वक्त दिल्ली पर हैं, क्योंकि दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। उनकी मुलाकात अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चल रही है। इससे पहले की मुलाकात की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात बीते रोज हुई थी और आज जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात का जो दौर है वो चल रहा है। और साथ में ये मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका है, करीब 1 घंटे का वक्त होने वाला है। और इस पूरी मुलाकात को लेकर सभी की नजरें हैं कि आखिरकार इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, क्या कुछ नतीजे इस मुलाकात से निकलेंगे। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उन तमाम चीजों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों से देखने को मिल रहे थे, चाहे कोरोना की जी स्थिति को लेकर योगी सरकार के सामने चुनौतियां थी, या फिर रोजगार की स्थिति को लेकर जो बात थी, या फिर बीजेपी के जो कुछ विधायक हैं या सांसद हैं उनकी नाराजगी थी, इन तमाम चीजों को लेकर आज कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा हुई होगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जरूर उन्होंने चर्चा की होगी। साथ में जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात चल रही है उसमें भी जरूर कोई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जरूर चर्चा चल रही होगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। और जो विवाद अभी चल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती थी, उनसे थोड़ा छुटकारा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते करीब 48 घंटे से नजर आ रहे हैं, उसको लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली में नेता थे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, वो पहले दिल्ली पहुंचते हैं और फिर लखनऊ में बैठक चलती है और उस बैठक में क्या फैसला ऐसा होता है कि उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली जाने का जो फैसला ले लेते हैं और फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से होती है और मुलाकात होती है, बड़ी लंबी मुलाकात चलती है, करीब 1.5 घंटे तक की मुलाकात चलती है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत। लेकिन साथ में एक तस्वीर सामने आती है जिस पर लिखा होता है समाधान। लेकिन सवाल ये कि क्या समाधान हो पाया, क्या समाधान निकला है, क्योंकि जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस पर भी लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि जो लगातार स्थिति उत्तर प्रदेश को लेकर है उसको लेकर जरूर कुछ बेहतर इसको लेकर नतीजे निकलते नजर आएंगे। इस मुलाकात का कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कही जा रही है या फिर मुख्यमंत्री को हटाने के लिए किसी दूसरे चेहरे को लाने की बात करें तो ये अभी फिलहाल संभव नजर नहीं आता है, क्योंकि मात्र 6 महीने का जो वक्त अब विधानसभा चुनावों में बाकी है। और साथ में अगर हम उत्तराखंड का रुख करें तो आपको याद होगा कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत को लाया जाता है, तमाम तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो
तो तमाम तरह की स्थिति है दिल्ली को लेकर, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ काजल ठाकुर जुड़ चुकी हैं। काजल ठाकुर, मुलाकात का जो दौर है करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात को लेकर, क्या अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह की खबरें हैं, क्या अपडेट इसका निकल कर सामने आ रहा है? फिर से संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही थी, और इन सब के बीच में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं दिल्ली और उन्होंने मुलाकात की है बीते रोज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, और आज खुद प्रधानमंत्री से वो मिले, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात का जो दौर है अभी भी चल रहा है। 1 घंटे के करीब का जो वक्त हो चुका है और 1 घंटे के इस वक्त में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर चर्चा हुई होगी, उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जो हालात हैं उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी, और जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था, आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था, घेरने की कोशिश कर रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2022 के विधानसभा चुनाव है, मिशन 2022 पर बीजेपी निकल चुकी है और उसको मजबूती के साथ में मैदान में लाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी से अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि लगातार जो दूसरे नेताओं जो है, दूसरे दलों के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी का रुख करना शुरू कर चुके हैं। और साथ में एक और बात ये सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाती है, क्योंकि बीते रोज ही अगर हम बात करें, हाल ही के दिनों में जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस को इसको लेकर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, केंद्र की राजनीति में उनका एक बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन अब ब्राह्मण, खासतौर पर ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने की जो कोशिश है वो जरूर कहीं ना कहीं स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचने की जो कोशिश है उसको लेकर जो अलग अलग तरह के समीकरण बिछाने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी अभी से कई दौर की बैठक जो है वो कर चुकी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठकें की है और सबसे पहली जो बैठक हुई है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। और आज की हम बात करें तो जेपी नड्डा की, आज जेपी नड्डा के साथ भी उनकी बैठक चल रही है। करीब 1 घंटे का जो वक्त है वो हो चुका है और 1 घंटे से लगातार जो बैठक का दौर है वो जारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ में आपको ये भी बताते चलें कि जो हालात है, लगातार जो स्थिति है वो उसको सुधारने की जो कोशिश की जा रही है। पर क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, ये सुनते हैं। 20 रुपए में आइसक्रीम खा सकते हो तो पेट्रोल बढ़ा हुआ दाम क्यों नहीं दे सकते हो? याद है ना, देखो उनका स्टेटमेंट मेरे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और क्या क्या स्टेटमेंट थे। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ी संवेदनशीलता जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री की बात आप सुन रहे थे, वो अपनी बातों को कह रहे थे। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि सभी की नजरें इस वक्त दिल्ली पर हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है वो चल रही है और 1 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका है। सभी की नजरें इसी बात पर हैं कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद में क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बीते रोज ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। कई तरह की जो अफवाहें हैं वो बाजारों में गर्म हैं। एक और सबसे अब बुनियादी तौर पर हम बात करें तो एक अफवाह ये चल रही है कि अभी मंत्रिमंडल में किसी तरह का विस्तार हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से AK शर्मा MLC के तरीके से वो अंदर घुसे हैं, एंट्री उनकी हुई है, उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। दूसरी तस्वीर की हम बात करें तो बीते रोज ही जतिन प्रसाद की हम बात करें, जतिन प्रसाद ने उन्होंने एंट्री ली है और उनकी एंट्री के बाद में जो खासतौर पर जो हलचल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो मचती नजर आ रही है और इसको लेकर दावे अलग अलग हैं। एक दावा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ AK शर्मा को कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ राज्य मंत्री का दर्जा दे देना चाहते हैं। और दूसरी अफवाह की हम बात करें तो दूसरी जो चर्चाएं हैं, जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जतिन प्रसाद को भी कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और इसी के साथ में एक दावा यह भी किया जा रहा है कि जतिन प्रसाद जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर राजनीति करते नजर आए हैं और योगी आदित्यनाथ पर हमेशा से हमलावर नजर आए थे, और उन सब के बीच में अब ऐसे में उनकी बीजेपी में एंट्री होने के बाद में जो स्थिति है उसको लेकर वो जरूर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में चर्चाएं जो हैं वो ये भी की जा रही है कि AK शर्मा को या तो गृह या फिर डिप्टी CM जैसा जो भार उनको दिया जा सकता है, विभाग उनको मिल सकता है, इतना जो बड़ा पद उनको दिया जा सकता है। और इसको लेकर चर्चाएं जो लगातार तेज होती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत जरूरी था उनका मानने। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जो सियासत है वो लगातार अपनी करवटें बदलती नजर आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि अफवाहें ये भी हैं जो दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देख रहे हैं और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले समय में अब बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना बड़ा बने कि वहां पर अमित शाह फिर नरेंद्र मोदी को किसी तरह का नुकसान हो, ऐसी बातें भी कही जा रही है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इन तमाम जो दावों के बीच में एक दावा यह भी किया जा रहा है कि संघ जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ चलना चाहता है, योगी आदित्यनाथ के साथ में चलना चाहता है। लेकिन एक तरह की जो इन तमाम चीजों के बीच में अगर हम बात करें बीजेपी के विधायकों की और सांसदों की, तो उनकी नाराजगी के भी दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में चुनौतीपूर्ण तरीका जरूर रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कोरोना काल को लेकर कदम उठाते हुए नजर आए थे, बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने ट्वीट भी किया था, तारीफ की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और कहीं ना कहीं इशारा किया था कि आगामी 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं अगर वो जो लड़े जाने हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही, उनके चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब 2022 के चुनावों को लेकर जो तमाम छोटे जो संगठन हैं उनको भी अपनी ओर खींचने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। और बीते रोज की हम बात करें, अपना दल की हम बात करें तो अपना दल एस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उनकी जो बातचीत हुई थी, मुलाकात उनकी हुई थी गृह मंत्री अमित शाह से। और ये क्या बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल ने अपने पति आशीष सिंह पटेल के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मांगी है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अगर यह संभव होता है, यानी कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जो है अनुप्रिया पटेल बनाती नजर आ रही है और यह दबाव अगर कामयाब होता है तो ऐसे में यह मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जो मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं हैं उनको जोर कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही फिर ऐसे में दो और जो बड़े नाम है, चाहे जितिन प्रसाद की हम बात करें, ए के शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा की हम बात करें, तो सभी की नजरें हैं। लेकिन इन सब नजरों के बीच में क्या तस्वीरें बदलेंगी, किस तरह के हालात होंगे, किस तरीके से जो मौजूदा परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की सियासत की वो कितना बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
थोड़ा कल्चर, थोड़ा इतिहास, थोड़ा मीठापन, थोड़ा तीखापन और साथ में देसी स्टाइल फूड विद इंटरनेशनल ट्विस्ट। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां देखो जिसे देखो खाना खाने और खाना खिलाने का शौक है। सो हे यू ऑल फूडी लवर, एक बार फिर से हमारे इस सिजलिंग शो देसी तड़का को लेकर हाजिर है आपका हाज़मे आलम लकी चकवानी और मेरे साथ है चटपटी चुलबुली पल्लवी राजपूत। दिन में 24 घंटे होते हैं लेकिन फिर भी कम लगते हैं। दूरियां कम हो गई हैं लेकिन वक्त फिर भी ज्यादा लगता है। ऐसे में कुछ हो जाए हेल्दी, टेस्टी और मोस्ट इम्पोर्टेंट फटाफट, तो चटोरी जुबान के लिए जायका कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे इस शो देसी तड़का में। खाना पकाते और खाना खाते खाते एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं एक और जायके के सफर पर। जानेंगे आज के पंजाब के ट्रेंड में क्या कुछ चल रहा है। बहुत जबरदस्त भूख लगी है लकी, अब प्लीज अंदर ले चलो। लेट्स हैव अ लुक। गुजरात की दाबेली हो या केरला का मसाला डोसा, पंजाब के छोले भटूरे हो या राजस्थान की प्याज की कचौड़ी, या किसी इंडियन रेस्टोरेंट का हो चाइनीज और इटालियन खाना, अपने स्वाद और जायके के सफर के लिए एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं फिरंगी पानी। जानेंगे यहाँ पर किस तरह का है यहाँ का टेस्ट, किस तरह का है यहाँ का जायका। पहले हम फिनिश करते हैं हमारी कॉफी और उसके बाद आपको ले चलते हैं सीधा किचन में और जानते हैं कि जो यहाँ के शेफ हैं वो क्या कुछ इंटरेस्टिंग हमारे लिए बनाते हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पर सिखाते हैं कि वो डिश किस तरह से बनती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जब साथ हो लजीज, जायकेदार और मनपसंद खाना तो साथ में रिफ्रेशमेंट के लिए ये मॉकटेल। हर दिल अजीज लकी का तो बस एक ही फलसफा है, खाना खाना और खाना। खाना खाना और खाना बनाने का सुकून तब डबल हो जाता है जब इसे बनाने वाला खुद खाने का शौकीन हो और खाने का जानकार भी हो। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के शेफ से जिनकी तलाश में हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। और हमें यहाँ पर आकर परमिशन मिली है शेफ संदीप से एक स्पेशल डिश को सीखना, बनाना और उसे किस तरह का है उसका जायका वो आप लोगों को बताना। तो शेफ संदीप, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। हम जानना चाहेंगे हमारे चटोरी जुबान के लिए और पापी पेट के लिए आप आज क्या कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं? सर हम पहले बना रहे हैं स्टफ मशरूम चिल्ली गार्लिक सॉस। ओके, ये स्पाइसी और स्पाइसी रहेगा, स्टफ मशरूम आएगा, फ्राइड डीप फ्राइड रहेगा सर ये। अभी हम पंजाब में हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हर अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन जहाँ इंडियंस की बात की जाए तो थोड़ा ऑयली स्पाइसी खाते हैं, तो उनके लिए ये आप बना रहे हैं। जी स्पाइसी। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे किस तरह से ये डिश बनती है, तो आप हमें बता दे जाइए क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। इसमें सर अपना ग्रेटेड पनीर स्टफ किया हुआ है, इसमें जी चिल्ली है, स्पाइसी टच दिया हुआ है इसको। इसके बाद हम डीप फ्राइड करेंगे और हॉट गार्लिक सॉस में इसको सौते करेंगे। बिल्कुल, मेरे मुंह में पानी आने लगा है क्योंकि जिस तरह से आपने जो जायके की चीजें बताई है तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये डिश बन के तैयार हो और मैं और मेरी जो को एंकर है पल्लवी, हम इसे टेस्ट करना चाहेंगे और इसका कैसा है जायका ये आप लोगों को भी बताएंगे। जी सर, ये है बैटर इसका सर। तो ये इसमें मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद इसे डीप फ्राइड करेंगे सर। डीप फ्राई करेंगे। लगभग कितनी देर तक, कितने समय तक इसे फ्राई करना होता है? इसको सर हीट के ऊपर 5 से 7 मिनट तक इसको हम फ्राइड कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट अच्छे से इसे फ्राई करना होता है। बढ़िया क्रिस्प करना पड़ता है इसको। शेफ संदीप, जिस तरह से आप बनाते जा रहे हैं हम आपसे कुछ स्टोरी भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल ये सर। डिश
किस तरह से इजलात हुई, किस तरह से आपको ख्याल में आया, जिस तरह से मुझे पता चला है कि इस रिजॉर्ट की ये स्पेशल स्टार्टर है। जी सर। कैसे ख्याल आया, कहीं सुना था इस डिश के बारे में या क्या? सर यहाँ पर जो मैक्सिमम गेस्ट आ रहे हैं सबसे पसंदीदा उनको स्पाइसी आइटम चाहिए उनको जी। तो जैसे हमारे पास कल आइटम थी हम तंदूर से मलाई खुम, तो उसी को हम मॉडिफाई किया इस डिश को। अच्छा, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, गेस्ट के लिए, कि किस तरह से मेहमान नवाजी के साथ साथ जी जी चटोरी जुबान को जो जायका है वो भी मिलता रहे। राजपुरा मोहाली रोड पर ये रिजॉर्ट है, बेहतरीन है, खूबसूरत है और साथ ही साथ ये जाना जाता है अपने टेस्ट के लिए, जायके के लिए। और वो टेस्ट कैसा है वो हम यहाँ पर खुद मौजूद हैं और आपको भी बताएंगे किस तरह से इसका जायका बनता है। शेफ संदीप, बताते जाइए क्या क्या करते जा रहे हैं आप? सर ये है, हमने इसमें चॉप गार्लिक डाला है जी, चॉप ऑनियन डाला है इसको। अब इसको हम डीप फ्राइड करेंगे पूरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद। तो इसे धीमी आंच पर सेका जा रहा है जी। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हमने पानी लगाना है और स्वादानुसार मसाले आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या करते जा रहे हैं वो भी बताते जाइए। सर इसमें सॉल्ट है जी, ये चिली पेस्ट डाल दिया हमने। ओके, स्वाद के लिए चिल्ली पेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे थोड़ा तीखापन आएगा तभी वो जुबान पर लगेगा, तभी तो उसका टेस्ट पता चल पाएगा। बताते जाइए। हॉट गार्लिक सॉस तैयार हो रही है सर हमारी। हॉट गार्लिक सॉस आप देख रहे हैं किस तरह से पक रखी है और किस तरह से वो यूज होगी, जो ये स्टार्टर बन रहा है वो भी आप देखते जाइए। तो ये दोबारा से जो डीप फ्राई करेंगे, जो डीप फ्राई पहले किया गया था उसे एक बार दोबारा से किया जा रहा है। ये इसमें आपने ऊपर से क्या यूज किया है? सब स्टार्क पाउडर है, इसको थोड़ा थिक करने के लिए। अच्छा, ऊपर से धनिया भी अच्छे से है ताकि ये दिखने में जो है वो शानदार लगे। लीजिए, ये हो गया सर स्टफ मशरूम चिल्ली गार्लिक सॉस। तो स्टफ मशरूम चिल्ली गार्लिक सॉस जो स्टार्टर है वो बनके तैयार है और दिखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है और मैं आशा करता हूं कि ये उतना ही लजीज भी होगा। लेकिन जिस तरह से कोई भी डिश को टेस्ट करने के लिए, उसका जायका लेने के लिए सही तरीका होता है, उसे टेबल पर परोसा जाए और उसके टेस्ट किया जाए, उसका जायका किस तरह का बना है वो हम आपको बताएंगे। और ताबड़तोड़ भूख मुझे तो लगी है, तो साथ ही साथ मेरी जो को एंकर है टेबल पर इंतजार कर रही है पल्लवी, हम दोनों इसको टेस्ट करेंगे और शेफ संदीप के हाथों में किस तरह का जादू है वो आप लोगों को बताएंगे। कहाँ रह गए थे? कितनी जोर से भूख लगी है मुझे। ओके ओके, तुम्हारे चटोरी जबान के लिए फ्राइड एंड स्पाइसी फूड बनवाया है स्पेशल शेफ संदीप से। उन्होंने ना बहुत जायकेदार डिश बनाई है और वो डिश जानते हो कौन सी है? मशरूम हॉट गार्लिक सॉस, जिसे टेस्ट करके ना तुम्हारी जो भूख है ना वो तो मिट ही जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जितनी भूखी हो, भूखी मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, वैसे भूख तो मुझे भी लगती है और थैंक यू, मुझे भूख और भी ज़्यादा लग चुकी है क्योंकि जो शेफ संदीप है ना उनके हाथों में मिठास ही कुछ ऐसा है कि हर कोई ना उनके जायके के लिए यहाँ तक आता है। तो चलिए जल्दी से हमारे व्यूवर्स को भी बताते हैं किस तरह की डिश बनी है जो कि हाल फिलहाल वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ने ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। Hello and welcome back. After a short break, you all are watching your favorite show देसी तड़का। देखो, स्टार्टर तो हमने खा लिया, उसका टेस्ट भी हमने चख लिया, लेकिन असल खाना तो अभी बाकी है। तो चलिए एक बार फिर रुक करते हैं किचन का, जहां मेरे दोस्त एंड होस्ट लकी मशगूल हैं शेफ के साथ एक नई डिश बनवाने में, जिनके हाथों में मोहब्बत की ऐसी मिठास है जो लोगों को मन मोह लेती है। उन शेफ के पास एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं, क्योंकि हमें और भी ज्यादा भूख लगी है। तो हमारे पापी पेट के लिए और चटोरी जुबान के लिए, जायकेदार टेस्ट के लिए शेफ संदीप एक और डिश हमें यहां पर बताएंगे किस तरह से वो पकती है, बनती है और उसका जायका कैसा होता है। तो शेफ संदीप, अब हम क्या बनाने वाले हैं? सर ये है गिलाफी सीख कबाब। गिलाफी सीख कबाब, यस सर। क्या क्या उसमें यूज होता है वो भी बताइए हमें। सर ये है चिकन माइंस किया हुआ है ये, इसमें मसाले डले हुए हैं, इंडियन मसाले हैं, जिंजर है, चॉप, गार्लिक है और ग्रीन चिली, और इसके बाद कोटेड होगा ये हमारा। इसमें बॉइल्ड एग है, रेड येलो बेल पेपर है, कैप्सिकम है, और ये अलोंग विद जाएगा इसके साथ। ये है लच्छा ऑनियन, हैंग कट में मैरिनेट होके जाएगा ये। वेल, मुंह में पानी तो आने लगा है सुन के ही जो इन्होंने चीज़ें बताई है, और हम उम्मीद करते हैं ये उतनी ही बेहतरीन बनेगी। और वो किस तरह से, चलिए अब फटाफट से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर ये कीमा हमको क्ले ओवन में जी इसको पकाना पड़ेगा सर। शेफ संदीप, खाना पकाते पकाते हम ये भी जानना चाहेंगे, घर पे भी आप ही पकाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं। घर पे कौन पकाता है? मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि आपके हाथों में इतना जादू है कि लोग खिंचे चले आते हैं आपके हाथ का बना खाना खाने के लिए। तो आपके घर में कौन बनाता है? ऐसा कुछ नहीं सर, घर में है तो जब मौका मिलता तो हमको तो हम भी बना लेते हैं। नहीं, क्या फरमाइश होती है स्पेशल आपके फैमिली मेंबर की, यार आपके हाथ का ही बना खाना है? ऐसा कुछ नहीं सर, क्योंकि मेरी मैक्सिमम फैमिली में जो मेरे फादर हैं वो भी होटल लाइन से ही रिलेटेड हैं। ओके, तो सब तो पता है मतलब क्या है रूटीन। मतलब खाने से जो वास्ता है आपका बचपन से ही है। शौक होगा तो बनाना ही पड़ता है फिर। इसे आप अच्छे से यहाँ पर ये बाल से सर इसको कोटेड करेंगे पूरा। ओके, तो मतलब बचपन से ही आप इस चीज़ को सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो अब तक तो आपको बहुत अच्छे से हर किसी की जुबान के हिसाब से जायका क्या होना चाहिए वो पता चल चुका है। शेफ संदीप सर, खाना बनाते बनाते लोगों से एक तरह से रिश्ता भी जुड़ जाता है। लोग तारीफ करते हैं, अगर उन्हें बेहद पसंद आता है खाना, उनकी जुबान के लिए बहुत जायका लगता है, तो वो ये ज़रूर कहते हैं, दुआ करते हैं कि जिन्होंने भी बनाया है वो बहुत बेहतरीन बनाया है। इसे अब आप तंदूर में डाल रहे हैं। 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है हमने। 5 से 7 मिनट तक इसे पकने में समय लगेगा जी। तो और इसमें कौन कौन से मसालों का आप यूज़ करेंगे? सर ये हम क्रीम ऑनियन बनाने जा रहे हैं अभी इसके साथ। ये है, इसमें हैंग कट डाला हमने, थोड़ी सी क्रीम यूज़ किया हमने इसके लिए। ठीक है। ब्लैक सॉल्ट ओके, टेस्ट के लिए, चॉप चिल्ली, कोरिएंडर और ये मिंट। फिर इसको सबको मिक्स करना हमने साथ में। अच्छा जी, प्लेटिंग के लिए। इससे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ये उससे अलग से जाता है ये। अच्छा, ये हमारा गिलाफी शीके के साथ जाएगा सर। ये मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट तंदूर में रखे हुए हो चुके हैं जी। तो अब मेरा भी इंतज़ार जो है, सब्र का जो इम्तिहान है वो ख़त्म होता जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पककर हमारे सामने आ जाए। और मैं और मेरे साथ में जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आखिर ये बनने के बाद लगता है, और उसका जो टेस्ट है वो मुझे और पल्लवी को कैसा लगता है।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।